भारतीय मीडिया ने विश्व नेतृत्व और गाजा त्रासदी को किस रूप में पेश किया है और ये इतिहास की दिशा कैसे बदल सकता है, आइए जानें इस पॉडकास्ट में। ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। भारतीय मीडिया ने गाजा इजरायल संघर्ष को किस प्रकार से पेश किया है, इसकी भूल भुलैया स्पष्टता की मांग करती है। 7 अक्टूबर की अपनी एक कड़वी हकीकत है। हमास ने जो किया वह भयानक था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और वह स्पष्ट रूप से तिरस्कार का हकदार है। उसी समय में गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई भी उतनी ही निंदनीय और शोचनीय है, जो हमारी मानवता को परिभाषित करने वाले मानदंडों का उल्लंघन करती है। इसलिए इस वैश्विक तमाशे में एक संयमित फुटबॉल मैच के समान हम खुद को हताहतों की गिनती करते हुए पाते हैं। 1400 इजरायली बनाम 14,000 फिलिस्तीनी। यहाँ पर दुख प्रत्यक्ष है और हमारे विश्व के नेताओं के लिए ये शर्म की बात है। चर्चाओं को शांति की ओर ले जाने और 7 दशकों के संघर्ष को समाप्त करने के बजाय नेता ध्रुवीकरण में उलझे हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत इजरायल समर्थक हैं, जबकि अन्य इसकी ओर अधिक तटस्थ रुख अपनाते हैं। जैसा कि पूर्वानुमान है, अरब और इस्लामी देश इजरायली कार्रवाई का विरोध करते हैं, हालांकि सर्वसम्मति से वह हमास का समर्थन भी नहीं करते हैं। अगर बारीकियों की जांच की जाए तो सभी मुसलमान हमास और उसके कार्यों का समर्थन नहीं करते, जैसे सभी यहूदी इजरायली बदला लेने वाले हमलों का समर्थन नहीं करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यहूदी नरसंहार इतिहास के अनुभव ने गाजा में वर्तमान इजरायली हमले को आक्रामक बना दिया है। इस पर भारत का ऐतिहासिक रुख ध्यान देने योग्य है। 1947 में ये उन कुछ गैर अरब देशों में से था जिन्होंने फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था। इस संदर्भ में इतिहास के एक आवश्यक अंश का उल्लेख आवश्यक है। सन 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन के पक्ष में मतदान न करने का भारत का निर्णय आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से विभिन्न कारकों से प्रभावित था। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी के लिए भारत के संघर्ष के दौरान दुनिया भर में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के साथ एकजुटता की मजबूत भावना थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियतों की अगुवाई में भारतीय नेतृत्व ने फिलिस्तीन सहित विभिन्न उपनिवेशित देशों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का समर्थन किया। भारत ने इजरायल के निर्माण को संभावित रूप से उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों के अनुरूप देखा और नवस्वतंत्र भारत के नेतृत्व को फिलिस्तीन में एक आबादकार राज्य यानी सेटलर स्टेट की स्थापना के बारे में सोचकर आपत्ति थी। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के अनुभव से उपजी बेचैनी के कारण दुनिया के दूसरे हिस्से में समान तरह के मॉडल का समर्थन करने के लिए ये भारत को अनिच्छा की ओर ले गया। सन 1947 में भारत ने यहूदी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र संघीय राज्य के रूप में निर्माण के लिए एक वैकल्पिक योजना का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव क्षेत्र के सभी समुदायों की चिंताओं को दूर करने वाला एक समाधान खोजने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के उत्तर औपनिवेशिक यानी पोस्ट कॉलोनियल राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग उन निर्णयों को लेकर सतर्क थे जिनकी व्याख्या औपनिवेशिक शक्तियों के साथ सम्मिलित हो जाने के रूप में की जा सकती थी। डर ये था कि विभाजन का समर्थन करना ब्रिटिश साम्राज्यवादी कार्यों का एक अनुमोदन माना जा सकता है। उस समय के भू राजनीतिक परिदृश्य ने भी इस पर प्रभाव डाला। भारत एक व्यापक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन यानी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का हिस्सा था और शीत युद्ध ने वैश्विक गठबंधनों को आकार देना शुरू कर दिया था। इन कारकों ने फिलिस्तीन के विभाजन सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के रुख को प्रभावित किया। ये समझना आवश्यक है कि भारत का निर्णय उसके विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ, राष्ट्र निर्माण और उपनिवेशवाद विरोधी भाव के अत्यंत महत्वपूर्ण दौर के दौरान उसकी विदेश नीति को मार्गदर्शित करने वाले सिद्धांतों में निहित था। वर्तमान स्थिति की तुलना अतीत से करें तो हम वैश्विक नेतृत्व को चुनाव संबंधी विचार विमर्श में असमर्थ होते हुए देख रहे हैं। अगले साल ब्रिटिश चुनाव है और मौजूदा सरकार पहले से ही अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। अमेरिकी चुनाव अभी 1 साल दूर है और ट्रंप पहले से ही चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं।
भारतीय राष्ट्रीय चुनाव सिर्फ 6 महीने दूर है। इस चुनाव के नतीजे से अपेक्षित है कि ये भारतीय धर्मनिरपेक्ष राजनीति की राह में प्रचंड बदलाव लाएगा। एक और उल्लेखनीय और चल रही चर्चा ये मानती है कि दुनिया गाजा में घट रही घटनाओं को किस दृष्टिकोण से देखती है। ये सवाल कि क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है, निरंतर बहस का विषय है। इसके बावजूद हमास गाजा में एक निर्वाचित और वैध सरकार है, हालांकि एक निराशाजनक अनुमोदन रेटिंग यानी अप्रूवल रेटिंग के साथ। इजराइल के पास भी एक वैध सरकार है, किंतु 7 अक्टूबर को हमास के हमले से पहले भी वह शांति की स्थिति में था और आंतरिक कलह का सामना कर रहा था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विवादास्पद न्यायिक सुधार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने उन्हें खराब अनुमोदन रेटिंग दी। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना सही होगा कि मध्य पूर्व वर्तमान में खराब अनुमोदन रेटिंग वाली वैध सरकारों द्वारा लड़े जा रहे सशस्त्र संघर्ष के बीच फंसा हुआ है। दुर्भाग्य से दोनों तरफ से मौतों की संख्या हजारों में है। गाजा एक लाशों के ढेर से भरा कब्रिस्तान बन गया है और इजराइल गंभीर बंधक संकट से जूझ रहा है। दुनिया इसे लाइव और रोजाना देखती है। इस यथार्थवाद की गंभीरता से मुक्त होना, इतिहास के एक और हिंसक अध्याय के लेखन को रोकना एक अनिश्चित चुनौती बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र अप्रभावी लगता है और आशा जगाने वाले किसी विश्व नेता की अनुपस्थिति निराशा को और बढ़ा देती है। विश्व के नेता ध्रुवीकृत होकर खड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में विश्व शांति, मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और उपनिवेशीकरण को संबोधित करने वाली एक समय में प्रासंगिक राजनीतिज्ञता अप्रचलित और अछूती दिखाई देती है। भारतीय संदर्भ में एक अलग ही तरह का युद्ध जगह ले रहा है। मीडिया ने गाजा संघर्ष को विस्तार देकर एक सूचना युद्ध यानी इन्फो वॉर में बदल दिया है। इसमें वर्तमान घटनाओं और इतिहास को अव्यावसायिक तरीके से मिश्रित किया गया है। यहां तक कि 7 अक्टूबर के हमास हमले और मुंबई में 26/11 को हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बीच समानताएं दर्शाने की हद तक जा रहा है। ये विवरण मुसलमानों को भारत में एक खतरे के रूप में चित्रित करता है और उसकी तुलना इजराइल में जैसे हमास है उस तरह करता है। ये न सिर्फ बेतुका है बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना भी है। इसलिए जिस तरह से हम इस सूचना परिदृश्य में चल रहे हैं, आइए सतर्क हो जाएं भारतीय मीडिया द्वारा मुद्दों के खतरनाक मिश्रण से, जैसे आतंक का इस्लामीकरण, राष्ट्रवाद, मुस्लिम, हिंदू, फिलिस्तीन समर्थक, इजराइल समर्थक भावनाएं। ये सभी राज्य और राष्ट्रीय चुनाव की अगुवाई में आपस में जुड़े हुए हैं। जल्द ही होने वाले राष्ट्रीय चुनावों ने मीडिया पक्षपात को और अधिक बढ़ा दिया है। कुछ आउटलेट्स का तो यहाँ तक दावा है कि इजराइल भारत का युद्ध लड़ रहा है, भारत में मुसलमानों और हमास के बीच संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये विवरण पहले से ही व्याप्त जटिल वास्तविकता को और अधिक धुंधला कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व शांति, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर लोकलुभावनवाद यानी पॉपुलिज्म हावी हो गया है। भारत जैसी विशाल आबादी का असंतुलित परिप्रेक्ष्य बनाना जोखिम भरा है और संभावित रूप से इतिहास की दिशा बदल सकता है। इस प्रकार घटनाओं के प्रति दृष्टिकोण और उन घटनाओं की रिपोर्ट करना दोनों ही गंभीर प्रतीत होते हैं, लेकिन आइए आशा करें कि ये वैसा सामने नहीं आएगा जैसा दिखता है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।